Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Mac Mohan line in Arunachal Pradesh, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं. देखो ये आर्टिकल आया है इन रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट बॉर्डर्स. तो पहले हम समझते हैं कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करता है. तो इफ़ वी सी वी विल फाइंड दैट कि इंडिया और जो चाइना का बॉर्डर है दैट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू 3 सेगमेंट्स. ये जो सेगमेंट है अपर सेगमेंट जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर. और वेस्टर्न सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा इंडिया का टेरिटरी जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, लद्दाख का ये पार्ट है अक्साई चीन, ये एक अच्छा खासा एरिया चाइना ने अक्वायर कर लिया था इलीगली इन 1962 आफ्टर साइनो इंडिया वॉर फ्रॉम दिस वेस्टर्न सेक्टर. ये वेस्टर्न सेक्टर की लेंथ है लगभग 1570 किलोमीटर. पूरा लेंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट इतना याद रखो कि वेस्टर्न सेक्टर में 1570 किलोमीटर लेंथ है. फिर सेंट्रल सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में एंड उत्तराखंड में, ये सेंट्रल सेक्टर की लेंथ कम है 545 किलोमीटर. एंड देन ईस्टर्न सेक्टर थोड़ा सा सिक्किम में है एंड देन अरुणाचल प्रदेश में है, और ईस्टर्न सेक्टर की लेंथ है 1325 किलोमीटर. आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो सबसे लंबा बॉर्डर है दैट इज़ इन द वेस्टर्न सेक्टर. अगर ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, ये जो प्रोविंस है चाइना का दैट इज़ नोन एज तिब्बत प्रोविंस. सो दिस ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द तिब्बत प्रोविंस ऑफ चाइना, एंड द बाउंड्री लाइन बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत ऑफ चाइना इज़ नोन एज मैक मोहन लाइन. और ये जो आर्टिकल है इसी मैक मोहन लाइन के ऊपर है, इस बाउंड्री के ऊपर. ये देखो ये जो बाउंड्री है ना अरुणाचल और तिब्बत के बीच में, दिस इज़ नोन एज मैक मोहन लाइन, और इसी पे आज हम बात करेंगे. ये आर्टिकल भी इसी के ऊपर है. सो देखो लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ मैक मोहन लाइन. दिस मैक मोहन लाइन, ये देखो ये है मैक मोहन लाइन अरुणाचल और तिब्बत के बीच में. दिस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1914 अंडर एन एग्रीमेंट जिसका नाम है शिमला एग्रीमेंट. इसको शिमला एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि 1914 में शिमला में एक मीटिंग हुई. दैट मीटिंग वाज कंडक्टेड बाय ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हेनरी मैकमोहन, और इस मीटिंग में उन्होंने इनवाइट किया तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो सरल शब्दों में 1914 में शिमला के अंदर ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने मिल करके ये बाउंड्री को फाइनलाइज किया दैट दिस विल बी द बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत. उस टाइम में तिब्बत ऑटोनोमस था, मोर और लेस इट वाज फ्री फ्रॉम चाइना, इट वाज नॉट कम्प्लीटली अंडर सोवरेनिटी ऑफ चाइना. तो इस कारण से तिब्बत फ्री था और तिब्बत ने एग्रीमेंट साइन कर लिया ब्रिटिश इंडिया के साथ, और इसके साथ ही इंडिया और तिब्बत के बीच में ये बाउंड्री लाइन डिमार्केट हो गई जिसका नाम रख दिया गया मैक मोहन लाइन आफ्टर द नेम ऑफ ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हेनरी मैक मोहन. लेकिन फिर डिस्प्यूट कब स्टार्ट हुआ वो देखते हैं. जब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रिजाइम आया चाइना के अंदर अंडर माओ जेदांग इन 1949. आपको तो पता है कि 1948-49 के रिवॉल्यूशन के बाद पूरा का पूरा चाइनाज़ का पॉलिटिकल सिस्टम बदल गया. वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना केम इनटू पावर. उसके बाद इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इस मैकमोहन लाइन के लेजिटिमेसी को मानने से इनकार कर दिया. हुआ क्या, एक एक करके सीरीज ऑफ एक्शंस को देखते हैं. देखो 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना केम इनटू पावर, और 1950 यानी कि एक साल बाद ही दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अक्वायर्ड तिब्बत. मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके पहले तिब्बत एक ऑटोनोमस स्टेट था, इट वाज फ्री फ्रॉम चाइना, लेकिन 1950 में चाइना अक्वायर्ड तिब्बत. अब हुआ क्या उसके बाद, जब चाइना ने तिब्बत को अक्वायर कर लिया तो फिर अब इंडिया के लिए एक डायलेमा क्रिएट हो गया, क्योंकि
ब्रिटिशर्स ने काफ़ी टाइम से एक पॉलिसी अपना रखी थी, वो था इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत को एक बफर स्टेट की तरह ब्रिटिशर्स ने मेंटेन किया था। बफर स्टेट वो स्टेट होता है जो दो कंट्रीज़ को सेपरेट करे, सेग्रीगेट करे, ताकि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। तो देखो यहाँ पे है इंडिया, इधर था चाइना और बीच में था तिब्बत। ब्रिटिशर्स ने तिब्बत को एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह मेंटेन किया हुआ था, ताकि कभी भी चाइना या रसिया इंडिया के ऊपर अटैक ना कर सके। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ तिब्बत बीइंग मेंटेन्ड एज ए बफर स्टेट। वैसे ही अफगानिस्तान वाज बीइंग मेंटेन्ड एज ए बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड रसिया। आपको पता ही है कि इंडिया वाज द मोस्ट प्राइज्ड कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया को वो किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे, इसी कारण से उन्होंने एक साइड में तिब्बत और दूसरे साइड में अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह बना के रखा था, ताकि इंडिया के ऊपर रसिया चाइना अटैक ना कर सके। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस एक साल बाद ही 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आई एग्जिस्टेंस में, 1950 में उन्होंने तिब्बत अक्वायर कर लिया। और तिब्बत अक्वायर करते के साथ हुआ क्या कि नाउ तिब्बत बिकेम अ प्रोविंस ऑफ चाइना, और अब सीधा सीधा इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करने लगे। अब ये इंडिया के लिए एक हेडेक बन चुका था, क्योंकि अब चाइना और इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहे थे। तो फिर इंडिया ने कुछ पॉलिसीज़ अपनाई अंडर नेहरू। आपको पता है कुछ टाइम में प्रधानमंत्री थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ पॉलिसीज़ अपनाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टुवार्ड्स चाइना इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम चाइनीज़ एग्रेशन। उन्होंने सबसे पहले तो नेपाल, भूटान और सिक्किम के साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया। उस टाइम में सिक्किम वाज अ इंडिपेंडेंट किंगडम, सिक्किम इंडिया का हिस्सा बाद में बना। तो नेपाल, भूटान और सिक्किम के साथ उन्होंने एक फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन की, ताकि नेपाल, भूटान और सिक्किम को हम अब अपना एक बफर स्टेट बना सकें बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि तिब्बत तो अब चाइना का हिस्सा बन चुका था। उसके अलावा इसको हम लोग कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तिब्बत तो नाउ इट वाज बीइंग अक्वायर्ड बाय चाइना। तो हमने जवाहरलाल नेहरू जी ने नेपाल, भूटान और सिक्किम को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट चाइना बिल्ड करने की कोशिश की। सेकंड, उन्होंने चाइना के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है पंचशील अग्रीमेंट। दिस अग्रीमेंट वाज साइंड इन 1954। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, पंचशील अग्रीमेंट वाज अग्रीमेंट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मतलब सरल शब्दों में अगर देखें, इसके 5 प्रिंसिपल्स आप देखें, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इक्वालिटी, बेनिफिट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कोएग्जिस्टेंस। तो सरल शब्दों में आप देखेंगे तो पांचों के पांचों प्रिंसिपल का मतलब यही था कि हम एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब सरल शब्दों में बोले तो हम आपके टेरिटरी को अक्वायर नहीं करेंगे फोर्सफुली, और चाइना हमारे टेरिटरी को फोर्सफुली अक्वायर नहीं करेगा। हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ पंचशील एग्रीमेंट। तो ये सब कुछ पॉलिसी लेकर के चल रहे थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम चाइनीज अग्रेशन, क्योंकि तिब्बत वाज नाउ कंट्रोल्ड बाय चाइना। लेकिन इस पंचशील एग्रीमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट डील साइन हुई। उस डील को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि उसी डील के बेसिस पे ये आर्टिकल आया। इस पंचशील एग्रीमेंट में इन 5 प्रिंसिपल के अलावा इंडिया ने ये भी एक्सेप्ट किया ऑफिशियली कि यस, तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना। देखो, चाइना ने तो 1950 में फोर्सफुली अक्वायर कर लिया तिब्बत को, वो बात अलग है। लेकिन अब दुनिया भर की कंट्रीज़, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थीं जो ये मानती थीं कि चाइना ने फोर्सफुली तिब्बत को अक्वायर किया एंड तिब्बत इज़ नॉट पार्ट ऑफ चाइना एंड तिब्बत शुड बी मेड फ्री। और 1950 से लेकर के 1954 तक ये जो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ है, तब तक इंडिया का भी मोर और लेस स्टैंड ऐसा ही था। इंडिया ने भी ऐसा कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया कि यस, तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना, यानी कि तिब्बत को फोर्सफुली अक्वायर कर लिया था चाइना ने, लेकिन कभी भी इंडिया ने ये फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, हम भी मानते हैं कि तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना। तो इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह रखा गया 1954 में। लेकिन 1954 में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब व्हेन दिस पंचशील एग्रीमेंट वाज बीइंग साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो उन्होंने फॉर्मली एग्रीमेंट साइन कर दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि इंडिया एक्सेप्ट दैट तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना। दैट मीन्स इंडिया एक्सेप्टेड चाइना सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। और इंडिया ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज इंडिया होप कि इससे इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे टाइज मेंटेन होंगे, अच्छे रिलेशंस मेंटेन होंगे, और इसके साथ फिर चाइना अननेसेसरीली इंडिया पे अग्रेशन नहीं दिखाएगा, अटैक नहीं करेगा। लेकिन
बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, अब उनका ऐसा मानना है कि इंडिया ने एक बड़ी गलती कर दी। कुछ तो राइटर्स लिखते हैं दैट इट वाज हिमालयन ब्लंडर ऑफ नेहरू। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है, ऐसा लोगों का मानना है इन नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी। वो इसलिए क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर नेहरू जी ने ये पंचशील अग्रीमेंट साइन करते वक्त तिब्बत को चाइना का पार्ट नहीं माना होता तो तिब्बत एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहता। और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि तिब्बत को एक बफर स्टेट की तरह मेंटेन करें। हमें नहीं ऑफिशियली एक्सेप्ट करना चाहिए था कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहते रहना चाहिए कि तिब्बत एक ऑटोनोमस स्टेट है, फ्री स्टेट है, उसको चाइना पूरी तरह से एक्वायर नहीं कर सकता। इससे होता क्या कि चाइना के ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है एंड विथ हेल्प ऑफ दिस तिब्बत इंडिया कुड बैलेंस चाइना। होता क्या है कि जब भी कोई कंट्री के किसी भी आप टेरिटरी को डिस्प्यूटेड कर देते हैं तो वो कंट्री थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल कश्मीर को पाकिस्तान और चाइना इसीलिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताते हैं ताकि इंडिया थोड़ा बैकफुट पे रहे। वैसे ही अगर हमने तिब्बत को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाया रखा होता, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड बनाया रखा है, तो अगर हमने तिब्बत को डिस्प्यूटेड बनाया रखा होता तो इंडिया वुड हैव बीन एंजॉइंग एन अपर हैंड एन एडवांटेज इन रिलेशन विथ चाइना। और जब भी चाइना कुछ भी अग्रेशन करता है यहाँ पे तो हम कहते कि आप फोर्सफुल अग्रेशन कर रहे हैं, दिस पार्ट बिलोंग्स टू तिब्बत नॉट टू चाइना। लेकिन हमने तो पंचशील एग्रीमेंट में इस उम्मीद में साइन कर दिया और मान लिया कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, इस उम्मीद में कि चाइना विल मेंटेन फ्रेंडशिप विथ इंडिया इन फ्यूचर। लेकिन ये डिसीजन इंडिया के लिए महंगा पड़ गया, क्योंकि जैसे ही इंडिया एक्सेप्टेड कि तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना, उसके अगले साल ही 1954 में वी एक्सेप्टेड दैट तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना। 1955 में चाइना केम आउट विथ ए मैप ऑफ तिब्बत, और जो चाइना ने तिब्बत का मैप रिलीज़ किया उस मैप के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश वाज डिपिक्टेड एज पार्ट ऑफ तिब्बत। ये देखो, दिस इज़ द मैप रिलीज्ड बाय चाइना, जिसमें आप देखो ये भूटान के बगल में अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है चाइना दिखाता था कि वो तिब्बत का हिस्सा है। और इस हिसाब से चाइना ने पूरे के पूरे तिब्बत पे अपना क्लेम रजिस्टर कर दिया, पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम बताना शुरू कर दिया। अब ये इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इंडिया और चाइना के बीच में फिर नेगोशिएशन से स्टार्ट हुए। फिर चाइनीज़ जो नेगोशिएटर्स हैं वो 11वीं सेंचुरी का डॉक्यूमेंट लेकर के आ गए कि ये देखो 11वीं सेंचुरी में तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश, और उस हिसाब से हम मांग रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश शुड बी गिवन टू चाइना। तो देखो मुद्दा क्या हुआ कि भारत ने मान लिया, इंडिया ने मान लिया कि तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना। अब चाइना क्या लेकर के आ रहा है डॉक्यूमेंट कि तिब्बत का पार्ट था अरुणाचल, इस हिसाब से अरुणाचल बिलोंग्स टू चाइना। अब इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश पे चाइना ने अपना क्लेम रजिस्टर करना शुरू कर दिया। इंडिया ने कहा कि 1914 में तो हमने क्लियर कट बाउंड्री साइन की थी तिब्बत के साथ, और ये देखो मैकमोहन लाइन अग्रीमेंट। तो चाइना क्या कहता था कि मैकमोहन लाइन एग्रीमेंट इज़ नॉट लीगल, क्योंकि तिब्बत तो 11वीं सेंचुरी से चाइना का हिस्सा है, और तिब्बत जब चाइना का हिस्सा है तो तिब्बत के पास ऑटोनोमस राइट नहीं है एक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट साइन करने का। और जब तिब्बत ने 1914 में मैकमोहन, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन के साथ एग्रीमेंट साइन किया, वो एग्रीमेंट लीगल नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग कि तिब्बत ऑटोनोमस है ही नहीं, फ्री है ही नहीं, तो तिब्बत के पास पावर नहीं था कि वो एक फ्री अग्रीमेंट इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड साइन कर सके। इस कारण से इस बेसिस पे चाइना ने मैकमोहन लाइन को डिस्प्यूट कर दिया। चाइना ने कहा कि ये मैकमोहन लाइन इज़ इलीगल बिकॉज तिब्बत वाज नॉट फ्री, नॉट ऑटोनोमस, सो तिब्बत डज नॉट हैव राइट टू साइन अ फ्री इंडिपेंडेंट अग्रीमेंट टू सेटल इंटरनेशनल बाउंड्री। And thus the McMahon line signed in Simla Agreement in 1914 between British representative McMahon and Tibet representatives was declared illegal by चाइना। और अब ये इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमने तो पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था इस उम्मीद में कि चाइना आगे कोई भी अग्रेशन नहीं दिखाएगा, लेकिन उस पंचशील अग्रीमेंट का ही इस्तेमाल करके चाइना अब हमारा पूरा का पूरा स्टेट अरुणाचल प्रदेश क्लेम करने लगा, और चाइना ने कहा कि ये मैकमोहन लाइन अब वैलिड नहीं होगी। तो अब क्या इशू निकल के आ रहा है? अब जब चाइना और इंडिया के बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं इन द वेस्टर्न सेक्टर, तो अब कुछ एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार को कि भारत सरकार को पंचशील प्रिंसिपल को स्क्रैप डाउन कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए,
उससे विड्रॉ कर लेना चाहिए। वैसे भी पंचशील प्रिंसिपल में कहा गया था कि बोथ साइड विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हम एक दूसरे के टेरिटरी में अननेसेसरी इंटर नहीं करेंगे। लेकिन चाइनीज सोल्जर्स आर फ्रीक्वेंटली इंगेज्ड इन इनकर्सन इन द इंडियन टेरिटरी। तो अब उन्होंने हमें क्लियर कट सॉलिड ग्राउंड दे दिया है पंचशील प्रिंसिपल को कैंसिल करने के लिए। और एक बार जब हम पंचशील प्रिंसिपल को कैंसिल कर देंगे तो फिर इनडायरेक्टली हम ये भी कैंसिल कर देंगे कि तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना, क्योंकि हमने पंचशील में माना था कि तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना। अगर हम पंचशील प्रिंसिपल को ही कैंसिल कर देंगे तो इंडिया का जो स्टैंड था, जो हमने 1954 में नेहरू के टाइम में साइन किया था कि तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना, उस स्टैंड से भी हम विड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम तिब्बत के इंडिपेंडेंस का प्रेशर बना सकते हैं चाइना के ऊपर, और इस तरीके से चाइना बैकफुट पे आ सकता है। इस तरह का सजेशन दिया है, आप देखो इस आर्टिकल में JS सेतेतकर साहब ने। ही इज अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, DB सेतेतकर साहब ने दिया है। ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस ये आर्टिकल का स्नैपशॉट आपके साथ शेयर किया। इज ए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। अब आप, आई होप कि आपको पूरा का पूरा इशू समझ आ गया। 1954 में पंचशील में हमने कहा कि तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन अब एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग पंचशील एग्रीमेंट को कट डाउन कर देते हैं, स्क्रैप डाउन कर देते हैं, और उसके साथ ही हम कहेंगे कि नाउ वी बिलीव कि तिब्बत इज़ नॉट पार्ट ऑफ चाइना, तिब्बत इज एन ऑटोनोमस स्टेट, और इसकी मदद से हम चाइना के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट वे, अ क्विड प्रो क्यो एन अप्रोच टू पुट प्रेशर ऑन चाइना। जिस तरह से चाइना हमारे ऊपर कश्मीर को लेकर के प्रेशर बनाता है, लगातार इनकर्सन कर रहा है, हम लोग इस तरीके से चाइना के ऊपर दबाव बना सकते हैं। देखो, ये सजेशन मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ये आर्टिकल आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप एट मार्क्स 1 या 2 लाइन लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रिसेंट सजेशंस मेड बाय सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वाज टू विड्रॉ फ्रॉम पंचशील एग्रीमेंट एंड फोर्स फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत और ऑटोनोमी ऑफ तिब्बत। बट दिस स्टेप प्रैक्टिकल सेंस में देखो तो इट विल बी अ वेरी ऑर्थोडॉक्स स्टेप, इट विल बी अ वेरी रिवॉल्यूशनरी स्टेप। इससे इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के चांसेस हैं। तो इस स्टेप को प्रैक्टिकल तरीके से लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो हिंट चाहिए वो आपको इस फिगर में मिल जाएगा। You can attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is taken from international segment. It is about Foreign Contribution Regulation Act, and this topic is important from our syllabus paper for internal security point of view. तो देखो, Foreign Contribution Regulation Act को पहले समझते हैं। इस एक्ट को लाया गया था 1976 में, और इसको फिर अमेंड किया गया था 2010 में। और इस एक्ट की मदद से होता क्या है वो हम समझते हैं, सीधा सीधा समझते हैं इस फिगर की मदद से। देखो, कोई भी एक फॉरेन कंट्रीब्यूटर है, मतलब हमारे देश से बाहर रहने वाला कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, या इंडिविजुअल है जिसके पास पैसा है और वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है टू एनी NGO इन इंडिया। अगर उसका मन है कि वो किसी NGO को इंडिया में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसको इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो जो नॉर्म्स लिखे गए हैं, जो जो प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, उसको फॉलो करते हुए ही कंट्रीब्यूशन देना है। अदरवाइज इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इस फॉरेन कंट्रीब्यूटर को रोका जा सकता है अंडर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और उसके अलावा जो हमारे देश के NGO हैं जो इस फॉरेन कंट्रीब्यूटर से पैसा लेते हैं, और अगर हमने पाया कि दे आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स लेड डाउन अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो हम इन NGOs का बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है भारत सरकार, उनको डीलिस्ट कर सकती है। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया ही क्यों गया। देखो, होता क्या है कभी कभार कि हमारे देश में कई सारे ऐसे NGO हैं जो नाम के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहे जाते हैं, लेकिन दे एक्ट विथ वेस्टेड इंटरेस्ट। उनकी अपनी एक इंटरेस्ट होती है, उनको एक पर्टिकुलर पर्पस से रन किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स हमारे देश में NGO को फंड करते हैं कि हमारे देश में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको रोका जाए और इंडिया की प्रोग्रेस को हिंडर किया जाए, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर किया जाए। इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। एग्जांपल ऑफ ग्रीन पीस इंडिया दैट वाज बैंड इन 2015। अब ग्रीन पीस इंडिया बेस्ड एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड NGO है, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में वो ध्यान देती है कि इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स अच्छे से चल रहे हैं या नहीं, पूरा इन्वायरमेंट का ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं दे आर बीइंग इन्वायरमेंटली साउंड और नॉट, इसका ध्यान देती थी ग्रीन पीस इंडिया।
अब धीरे धीरे पाया क्या गया, देखो 2013-14 में ये ग्रीन पीस इंडिया वालों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के सामने तमिलनाडु में। उन्होंने कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर भारत सरकार ने जब पूरी इंक्वायरी की तो भारत सरकार को पता चला कि ये ग्रीन पीस इंडिया को यूएस से फंडिंग मिल रही है, अमेरिका से फंडिंग मिल रही है, ताकि कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेवलपमेंट को रोका जा सके। और उस कारण से तो आप अब आई होप आपको पूरा का पूरा फंडा समझ आ गया कि ये जो ग्रीन पीस वाले थे दे वेयर प्रोटेस्टिंग नॉट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, लेकिन उनको पैसे ऊपर से पैसा दिया जा रहा था कि आप इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को स्टॉल करा दो, रोक दो। इस कारण से भारत सरकार ने ग्रीन पीस इंडिया को डीलिस्ट कर दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया था 2015 में। तो इन सब पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया कि अगर भारत सरकार को पता चल गया कि सम फॉरेन कंट्रीब्यूशन has been made to a particular NGO with certain vested interest, then in that case the government of India can put a ban, it can delist, it can freeze the bank account of that particular NGO operating in India। तो फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स वेस्टेड इंटरेस्ट से किसी एक प्रॉपर मोटिव से पैसा नहीं दे सकते, इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं कर सकते विथ हेल्प ऑफ दीज एनजीओज। तो इस पर्पज से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 6 एनजीओज को बैन किया है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आई पिक्ड अप दिस आर्टिकल सो दैट आपको मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मतलब समझा सकूं और ग्रीन पीस इंडिया का एग्जांपल दे सकूं। अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पे कभी भी कोई सवाल आ जाए तो ग्रीन पीस इंडिया का एग्जांपल आप जरूर लिखेंगे। दैट वाज रिलेटेड टू कुदानकुलम पावर प्लांट प्रोटेस्ट। The next article is taken from national segment. It is about Kesav Nand Bharti judgment. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian Constitution point of view. देखो, केशव नंद भारती जजमेंट was given by Supreme Court in 1973. ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ कॉल्ड एज लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट मतलब वो जजमेंट जिसने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन जुडिशियरी के डायरेक्शंस को बिल्कुल बदल के रख दिया। क्योंकि इस जजमेंट के अंदर एक प्रिंसिपल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग एज इट डज नॉट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का अधिकार है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। यही जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंद भारती केस 1973 में। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया इस केशव नंद भारती केस में कि क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर। उस टाइम में उन्होंने बताया फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में मोर एंड मोर फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडेड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारे नए प्रिंसिपल्स भी ऐड किए गए हैं टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केशव नंद भारती जजमेंट। इस जजमेंट के कारण 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इस्टेब्लिश हुए। पहला प्रिंसिपल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सबसे ऊपर आ गया, उसके ऊपर अब कोई नहीं है। एंड सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अमंग्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये 2 बेसिक प्रिंसिपल केशव नंद भारती केस के कारण इस्टेब्लिश हो पाया है। तो जरा समझते हैं कैसे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लिखा गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है ये आप सब जानते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर ले डाउन किया गया। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर मतलब कि हमारे देश में कानून कौन बनाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, और कैसे कानून बनेगा, क्या कैसे वोटिंग होगी, पूरा का पूरा सिस्टम
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। और कानून बनाने का पावर दिया गया हमारे देश में, लॉ मेकिंग पावर हैज़ बीन गिवन टू लेजिस्लेचर, उसको हम कहते हैं हमारे देश में पार्लियामेंट, जिसके दो बॉडीज़ हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसके अलावा प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड और नोन एज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आई होप इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन किया कि ये कानून बनाएंगे लेजिस्लेचर्स, और एग्जीक्यूटिव जो सरकार है वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो भी कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, प्रॉपर वोटिंग के बाद पास होता है, बिल पास होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव्स का, हेडेड बाय, जो डी फैक्टो उसके हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अधिकार होता है, पावर होता है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करें। और जो तीसरा विंग होता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, होता है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी का मेन काम क्या होता है, ज़रा वो भी समझते हैं। जुडिशियरी का काम होता है सुपरवाइज करना, कि वो देखे, सुपरवाइज करे कि ये जो लेजिस्लेचर हैं और एग्जीक्यूटिव हैं वो अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके कर रहे हैं या नहीं। तो इसका काम होता है सुपरवाइज करना, कि जो प्रोसेस बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बनाने के लिए, वो प्रोसेस को फॉलो करके लेजिस्लेचर कानून बना रहे हैं या नहीं। एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस या जो भी पावर्स दिए गए हैं, उनके दायरे में रह करके एग्जीक्यूटिव्स लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। ये सब काम देखना जुडिशरी का काम होता है। अगर जुडिशरी को लगता है कि प्रॉपर प्रोसीजर हैज़ नॉट बीन फॉलोड बाय लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अगर जुडिशरी को लगता है कि एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर डायरेक्टिव्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाइल इम्प्लीमेंटिंग ए लॉ, तो जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन द ऑर्डर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से जुडिशरी का काम होता है सुपरवाइज करना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि देयर इज़ अ पावर सेपरेटेड बिटवीन दीज थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर सेपरेट करके दिया इन तीनों विंग्स के बीच में। लेकिन अभी देखो प्रॉब्लम क्या थी, कि इस लेजिस्लेचर को पावर दे दिया गया था कि इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से इसको अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। तो इससे टेक्निकली हुआ क्या, देखो थ्योरेटिकली तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसा सिस्टम ले डाउन किया गया है वही सिस्टम को फॉलो करते हैं ये थ्री विंग्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन प्रैक्टिकली पार्लियामेंट सबसे ऊपर आ गया, और पार्लियामेंट के अंदर भी वो पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिल गई वो सबसे पावरफुल हो जाता था। कैसे, ज़रा समझो। अभी पार्लियामेंट के अंदर जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई, सरकार भी उसी की बनती है, आपको पता है, वी फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड पार्लियामेंट में उसके पास मेजॉरिटी है, मतलब वो जैसे चाहे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो जुडिशियरी उस पार्टी के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। कैसे, अगर इन्होंने मान लो कोई लॉ बनाया और उस लॉ में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट किया, और जुडिशियरी अगर उस लॉ को रोकने की कोशिश करेगी, स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश करेगी, तो इसके पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे, क्योंकि जुडिशरी तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इस लॉ को चेक करती है ना कि ये लॉ जो है दैट हैज़ बीन मेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। लेकिन इनको तो पावर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल सकते हैं, तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलने का पावर है। तो प्रैक्टिकली द पॉइंट इज कि लेजिस्लेचर गॉट सुप्रीमेसी, और उसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती थी उसको फिर फ्री हैंड मिल जाता था, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता था। नाम का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रहता था, लेकिन इस पार्टी के पास अनलिमिटेड पावर हो जाते थे। वो जुडिशरी को भी चलाता था, वो लेजिस्लेचर भी चलाता है, एग्जीक्यूटिव्स को भी वही कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन से भी वो ऊपर हो जाते थे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। लेकिन फिर केशव नंद भारती केस में इसको चेंज किया गया। केशव नंद भारती केस में क्या कहा गया कि लेजिस्लेचर्स कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर तो सकते हैं, अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक सर्टेन पार्ट्स हैं दैट आर नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको ये लेजिस्लेचर नहीं बदल सकता। फॉर एग्जांपल हमारे देश में लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है डेमोक्रेसी। अब ये लेजिस्लेचर कहीं ऐसा लॉ ना बना दें, ऐसा अमेंड नहीं कर सकते कि आज से हम डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करेंगे, आज से हम ऑटोक्रेसी फॉलो करेंगे। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बस दे रहा हूँ। अगर जैसे ही ये ऐसा कानून बनाते हैं कि आज से हम डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करेंगे, आज से हम ऑटोक्रेसी फॉलो करेंगे, जुडिशरी उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देगा। जुडिशरी कहेगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश करेंगे तो जुडिशरी कहेगा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं, जो आपका पावर नहीं है, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू डू दिस। तो इस तरीके से हुआ क्या, जुडिशरी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंद भारती केस में क्या कहा कि देयर आर सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अमेंडेड इवन बाय द पार्लियामेंट। तो इस तरीके से वापस से
कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर आ गया। इससे फायदा क्या हुआ? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर्स लिखे हैं अब उससे ऊपर कोई नहीं है, उसको कोई नहीं बदल सकता। दैट इज फिक्स्ड, रिजिड। पार्लियामेंट को भी उसको मानना है, जुडिशरी को भी मानना, तो अपने आप जुडिशरी सबसे ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। एंड सेपरेशन ऑफ पावर वाज अगेन गारंटेड। सबके अपने अपने काम हो गए। लेजिस्लेचर का काम हो गया कानून बनाना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका काम हो गया इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम हो गया सुपरवाइज करना। अदरवाइज पहले टेक्निकली या प्रैक्टिकली लेजिस्लेचर सबसे ऊपर हो गया था, सारे के सारे पावर इसको कॉन्सेंट्रेट हो जा रहे थे, सेपरेशन ऑफ पावर का भी प्रिंसिपल वायलेट हो रहा था। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ केशवनंद भारती जजमेंट। अभी केशवनंद भारती जजमेंट न्यूज़ में क्यों है वो भी ज़रा समझ लेते हैं। केशवनंद भारती साहब जो मेन लिटिगेंट थे इस पर्टिकुलर केस में, उनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई है। अब ये आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है कि उनकी कब डेथ हुई है, उनका बैकग्राउंड पढ़ने मत लग जाना, उनकी हिस्ट्री मत पढ़ने लग जाना, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। The next article is taken from national segment. It is about Poshan Mah. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the subsector health point of view. पोषण माह के बारे में जानते हैं। तो इस साल 2020 में 3rd राष्ट्रीय पोषण माह विल बी सेलिब्रेटेड। हर साल सितंबर महीने में पोषण अभियान मनाया जाता हमारे देश में। पोषण माह के अंदर सितंबर को डिक्लेयर कर दिया भारत सरकार ने पोषण माह, और उसमें पोषण अभियान इम्प्लीमेंट किया जाता है। दिस माह इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप किया जाए, जन भागीदारी, पीपल कंट्रीब्यूशन बनाया जाए, ताकि लोग अपने न्यूट्रिशन का ध्यान दें, ओवरऑल हेल्थ का ध्यान दें। और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा वीमेन एंड यंग चिल्ड्रन के हेल्थ के ऊपर अंडर दिस पोषण अभियान। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोषण अभियान, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।